नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गाइड यूपीएससी पे। और आज हम आपकी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर पॉपुलेशन कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स और वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके ज्योग्राफी के पेपर में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको ये इंश्योर करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तब भी ये बेस्ट वीडियो है। एंड अगर आप इसको रिवीजन पर्पस के लिए भी देखने आए हैं, तब भी ये बेस्ट वीडियो है। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर झट से कर दोगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन एक ह्यूमन फिनोमेना है। एंड हम ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल फिनोमेनास पढ़ते हैं, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। बट हम ज्योग्राफी में एक ह्यूमन फिनोमेनन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम जितने भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं वो तब तक ही रिसोर्सेज हैं जब तक कि उनकी कोई यूटिलिटी हो। एंड यूटिलिटी अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो कि एक हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे एंड हमारी ज़रूरत के टाइम पे हमारे काम आ सके। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज होंगे ही नहीं अगर ह्यूमन बींग्स इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अटेन ना करें। ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन सारे रिसोर्सेज की यूटिलिटी नहीं रहेगी जब तक ह्यूमंस नहीं रहेंगे। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं एंड ये सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बींग्स सोशल एनवायरनमेंट इस टाइप से क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, वहाँ एक पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्सेज की यूटिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेस्ट एरियाज़ में ट्राइब्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बट वहीं अगर आप सिटी में जाते हैं तो आपको पार्क्स, लॉन्स एटसेट्रा देखने को मिलेंगे। ये डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। और अगर आप कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो कल्चर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। एंड इसी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए मेजर कंपोनेंट्स हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी इन द सेंस, अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या फिर एक पर्टिकुलर रिसोर्स की यूटिलिटी ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा कंसिडर की जाएगी। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी कम है तो उसकी क्वालिटी कम कंसिडर की जाएगी। एंड इन रिसोर्सेज की ही नहीं बल्कि ह्यूमंस जो है वो खुद रिसोर्स है एंड उनकी भी क्वालिटी अलग है। आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज पढ़े हैं कि ह्यूमंस किस टाइप से रिसोर्सेज होते हैं। एंड इन ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी भी वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान ज़्यादा एजुकेटेड है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। एंड अगर कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है तो उसकी यूटिलिटी कम होगी एंड उसकी रिसोर्सेज की क्वालिटी भी कम होगी। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अदर रिसोर्सेज की यूटिलिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोल जो है वो एक पीस ऑफ रॉक ही रहता जब तक कि ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके उसे रिसोर्स में कन्वर्ट ना कर देते। एंड वही जो सुनामी है उसे एक डिज़ास्टर ही कंसिडर किया जाता जब तक वो क्राउडेड विलेज और टाउन को डिस्ट्रॉय करती। सुनामी जो है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं क्योंकि जब सुनामी आती है तो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे सुनामी आती है वहाँ पे वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स छोड़ के चली जाती है और कई सारे पॉन्ड्स एंड लेक्स का भी निर्माण होता है जिससे वहाँ पे एक अलग ही बायोस्फीयर बनता है। In essence, we can say that tsunami is also advantageous. बट ये हमें कब पता चला, जब ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज हुए। हैंस
पॉपुलेशन इज़ द पाइवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज़। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो सोशल स्टडीज़ में एक पाइवोटल यानी कि एक सेंट्रल एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो प्रोड्यूसर्स हैं एंड कंज्यूमर्स है अर्थ के रिसोर्सेज के। वो किस टाइप से कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज का निर्माण खुद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई भी मशीन होगी, उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होगी एंड उसकी यूटिलिटी है तभी वो रिसोर्स है। एंड उस मशीन का निर्माण किसने किया, उस मशीन को प्रोड्यूस किसने किया, हम ह्यूमन बीइंग्स ने। और ह्यूमन बीइंग्स खुद भी अर्थ के बहुत सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करके प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बीइंग्स ने एक बेंच को प्रोड्यूस किया, सो उस बेंच को प्रोड्यूस करने के पीछे ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर से वुड को कंज्यूम किया है। Therefore, it is important to know how many people are there in a country, where do they live, how and why their numbers are increasing, and what are their characteristics. एंड इसी वजह से ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, एंड उनके नंबर्स किस वे में इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन की सेक्स क्या है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की एज क्या है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का रिलीजन एटसेट्रा, उनके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये जानना ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम इतना पॉपुलेशन कर तो रहे हैं, बट हमें एक पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में आइडिया, डेटाज एंड फैक्ट्स मिलते कहाँ से हैं। सो इंडिया के केस में सेंसस ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में डेटा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फैक्ट्स एटसेट्रा बताती है। The Census of India provides us with information regarding the population of our country. A census is an official enumeration of population done periodically. एक सेंसस जो है वो पॉपुलेशन को काउंट करने की मेथडोलॉजी है एंड ये पीरियोडिकली कंडक्ट होती है। सेंसस का मतलब होता है सीधे सीधे पॉपुलेशन को काउंट करना। आप इस चैप्टर में सेंसस को ऐसे ही कंसिडर करके चलेंगे। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1872, यानी कि इंडिया में सबसे पहले पॉपुलेशन काउंट 1872 में की गई थी। बट 1872 में पूरी इंडिया की पॉपुलेशन काउंट कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सो 1881 में जब एक अलग सेंसस कंडक्ट किया गया, तब ये इसे हम कंप्लीट सेंसस बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को फर्स्ट टाइम काउंट किया गया था। और उसके बाद से जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो रेगुलरली हर 10वें साल पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाता है। 2021 में ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस एक पैंडमिक, एक एपिडेमिक बन गया था। एंड होपफुली जल्दी से सेंसस कंडक्ट होगा जिससे हम हमारे रीसेंट डेटाज ऑफ पॉपुलेशन कलेक्ट कर पाएँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन साइज़ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने लोग रह रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन साइज़ भी हाई है, एंड एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर कम लोग रह रहे हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन साइज़ लो है। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस टाइप से एक पर्टिकुलर एरिया में लोग स्पेस्ड हैं, यानी कि किस टाइप से लोग रह रहे हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस पर्टिकुलर एरिया में कम है। इस चीज़ की स्टडी को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाता है। एंड पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर्स में काउंट किया जाता है एक प्रिसाइज डेटा एंड फैक्ट के लिए। अब हम देखते हैं इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। India's population as on March 2011 stood as 1210.6 million, which account for more than 70% of world's population. मार्च 2011 को हमारा लास्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया गया था एंड इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 1.21 बिलियन लोग रह रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का
17.5% अकाउंट करता है। अगर हम इंडिया के जोग्राफिकल एरिया को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। वही पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का 17.5% इंडिया में रह रहा है। इसका मतलब इंडिया में रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है एंड इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। एरिया वाइज हमें पॉपुलेशन को कम करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं एंड इन अलग अलग स्टेट्स में किस टाइप से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया की टोपोग्राफी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एंड ये टोपोग्राफी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करती है। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसने रिवील किया कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी पॉपुलेशन साइज़ 199 मिलियन है, जो कि इंडिया में इसको सबसे पॉपुलस स्टेट बनाता है। एंड उत्तर प्रदेश अकेला पूरे इंडिया की 16% पॉपुलेशन अकाउंट करता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। बट वही हम दूसरी ओर हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम को देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलियन है एंड लक्षद्वीप में सिर्फ और सिर्फ 64,429 लोग रह रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से कॉन्ट्रास्ट है, उत्तर प्रदेश से काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स। आप अकेले इंडिया में भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस देख सकते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, बट इंडिया के सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। एंड ये स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। Here you can see on the pie chart that Uttar Pradesh accounts for 16% of population, Maharashtra accounts for 9%, Bihar 9%, West Bengal 8% and Andhra Pradesh 7%. And here you can see this pie chart. एंड इस पाई चार्ट को आधा कर दे तो ये जितने 5 स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन अलग ही हो जाएगी। इन 5 स्टेट्स की पॉपुलेशन को हम रख दें तो और हम इंडिया के बचे हुए स्टेट्स की पॉपुलेशन को रख दें तो वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका मतलब इंडिया में पॉपुलेशन कहीं पे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड कहीं पे जैसे कि सिक्किम एंड लक्षद्वीप पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे डेटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पॉपुलेशन है एंड कौन से 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया की हाफ पॉपुलेशन रहती है एंड उत्तर प्रदेश ओवरऑल पॉपुलेशन का कितना परसेंट अकाउंट करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो है राजस्थान, द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, बट पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो राजस्थान की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया के 5.5% लोग ही रहते हैं। सो अगेन हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब हम इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डेंसिटी के टर्म्स में देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। यानी कि हमें अगर डेंसिटी निकालनी है तो हम पहले इस पूरी कंट्री का एरिया लिखेंगे एंड इस एरिया को हम यूज़ करेंगे डिवाइड करने के लिए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को। यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम इंडिया की टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो इंडिया की डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के हमारे सामने आएगी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया। यानी कि इंडिया में पर यूनिट एरिया में
कितने लोग रह रहे हैं। एंड हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर मेजर करते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की एक बेटर पिक्चर किस टाइप से प्रोवाइड करती है, तो वो ऐसे कि हम एक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, रशिया। रशिया में रशिया का जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है, अबाउट 17% पूरे वर्ल्ड का। बट वही हम रशिया की पॉपुलेशन देखें तो वो इंडिया के कंपैरिजन में कम है। वहीं इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 2.4% ही है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इन दोनों कंट्रीज़ को साइड में रख के देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कंट्री है एंड इसका जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है। लेट्स से दिस कंट्री इज़ ए, एंड एक दूसरी कंट्री है लेट्स से बी, एंड इसका जोग्राफिकल एरिया कम है। अब अगर हम ए में लोग देखेंगे तो ए में लोग जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसका जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। बट वहीं अगर हम बी में देखें तो बी में लोगों की पॉपुलेशन कम होगी ए के कंपैरिजन में। बट हम जोग्राफिकल एरिया को नेग्लेक्ट करके तो ये नहीं पता कर सकते कि किस एरिया में पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए में लोग हैं 100 एंड इसका एरिया है 10। वहीं पे बी में लोग हैं लेट्स से 50 एंड इसका एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब अगर हम पर्टिकुलर एरिया में यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में ए की डेंसिटी निकालेंगे, सो वो निकलेगी 100/10 विच इज़ इक्वल टू 10। और अगर हम बी की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे तो वो निकलेगी 50/2 विच इज़ इक्वल टू 25। यानी कि ए कंट्री में तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 10 ही लोग रह रहे हैं, वही बी कंट्री में पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में 25 लोग रह रहे हैं। ए में जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, यानी इसका मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे उतना प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी रिसोर्सेज पे। बट वहीं पे बी का जोग्राफिकल एरिया कम है तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है, बट पॉपुलेशन रिसोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगी। इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टडी करना। एंड इंडिया में 17% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन रह रही है, बट वहीं इंडिया का जोग्राफिकल एरिया सिर्फ 2.4% है, यानी कि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वॉज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया में एक पर स्क्वायर किलोमीटर में एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रह रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में पूरे इंडिया में ही 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में उनकी डेंसिटी भी अलग अलग है। हमने उत्तर प्रदेश का देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ही उत्तर प्रदेश में है। बट अगर हम यहाँ पे डेंसिटी देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। वो इस वजह से क्योंकि उत्तर प्रदेश का जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। बिहार का जोग्राफिकल एरिया कम है तो यहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। बट रिसोर्सेज पे बर्डन हम देखें, एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो बिहार में उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में डेंसिटी ज़्यादा है, तो बिहार में रिसोर्सेज पे बर्डन भी ज़्यादा होगा। एंड इसी बेसिस पे हम एक और बार जस्टिफाई कर सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। I hope you guys understood. If you understood, then please like this video, share this to your friends, and please comment how do you like our video. अब हम इंडिया के कुछ लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज के ऊपर नज़र डालते हैं। सो
नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जो जितने भी डार्क ग्रीन में हाईलाइटेड है इंडियन स्टेट्स, इन सबकी पॉपुलेशन डेंसिटी 250 या उससे कम है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। इन स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी 250 या उससे कम है। Rugged terrain, unfavorable climatic conditions are primarily responsible for sparse population in these areas. राजस्थान को हम देखें तो राजस्थान में क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे क्लाइमेट भी हाई रहता है, हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन उतनी नहीं है। जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म एक रीज़न है। यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। सिमिलर रीज़न हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है पॉपुलेशन कम होने का, दैट इज़ टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस। यहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एंड मेघालय, यहाँ पे भी हिली टेरेन होने के कारण पॉपुलेशन कम है। एंड ऑन द अदर हैंड हम देखें तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे नक्सलाइट्स ग्रुप्स भी डोमिनेटिंग है एंड गुरिल्ला वॉर्स यहाँ चलती रहती है, इस वजह से भी यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में इस वजह से छत्तीसगढ़ में बहुत सारी माइंस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे टोपोग्राफी भी अलग है, बहुत सारी माइंस देखने को मिल रही है, तो माइंस में अब इंसान कहाँ रहेगा, इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी कम पॉपुलेशन है। अब हम देखते हैं मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। Assam and most peninsular states have moderate population densities. Hilly dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas. अब हम इन moderate population densities वाले स्टेट्स को देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन मॉडरेट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स में हमें हिल्स देखने को मिलती है। वहाँ का टेरेन बहुत ज़्यादा रॉकी है, वहाँ पे कम रेनफॉल होती है या फिर मॉडरेट लेवल ऑफ रेनफॉल होती है। वहाँ पे जो सॉइल है वो शैलो है एंड लेस फर्टाइल है, एंड इसी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मॉडरेट है। अब हम कुछ ऐसे स्टेट्स देखते हैं जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट है। Here you can see Gujarat, here you can see Maharashtra, here you can see Karnataka, here you can see Andhra Pradesh, here Odisha, here Jharkhand and here Assam. Most of the peninsular states, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha and Jharkhand are peninsular states. एंड इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनसे सिमिलर है, इस वजह से यहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। एंड वही असम में भी हमें ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी मॉडरेट है। अब हम देखें 501 to 750। हेयर यू कैन सी तमिलनाडु जो है वो ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे लो रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। एंड रेनफॉल अगर आपको देखने को भी मिलेगी तो वो आपको विंटर्स के टाइम पे देखने को मिलेगी, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। कम तो नहीं बट यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट है। अब हम देखते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall. Here you can see Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and here you can see Kerala. ये 4 स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश एंड केरला में हाई है, वहीं वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में वेरी हाई है। एंड इसके पीछे का रीज़न है कि उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड बिहार में आपको फ्लैट प्लेन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सॉइल भी बहुत फर्टाइल है एंड रेनफॉल भी अच्छी मात्रा में हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। वहीं केरला में आपको बहुत सारी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है,
इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एंड किस टाइप से एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन चेंज होती है। पॉपुलेशन इज अ डायनामिक phenomenon. The numbers, distribution and composition of population are constantly changing. लोग हैं, अब हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और एक कोई इंसान है वो हमेशा तो धरती पे नहीं रहने वाला। इंसान की डेथ भी होती है, एंड ऐसा नहीं है कि इंसान की सिर्फ डेथ ही होती है, बहुत सारे इंसान जन्म भी लेते हैं। सो इस वजह से एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड पॉपुलेशन चेंज के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। अब देखिए, सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वहाँ के निवासियों की संख्या में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंट्री है ए, ओके। अब यहाँ पे 1951 में पॉपुलेशन थी 100 एंड 2011 में पॉपुलेशन थी 200। सो 100 से पॉपुलेशन 200 पे इंक्रीज़ हो गई, मतलब कि पॉपुलेशन में चेंज आया है, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कंट्री है बी। 1951 में यहाँ पॉपुलेशन थी 200 एंड 2011 में यहाँ पॉपुलेशन हो जाती है 100। सो क्या हम इसे पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे? ऑफ कोर्स, ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में हमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल देखने को मिलता है एंड नेगेटिव में हमें डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल देखने को मिलता है। बाकी पॉपुलेशन ग्रोथ तो दोनों ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ का लिटरल मीनिंग ही होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल of a country during a specific period of time. I hope you guys understood well. एंड इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट नंबर्स में, जैसा कि हमने अभी किया, सब्सट्रैक्ट करके, एंड दूसरा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर ईयर। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन चेंज। द एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर में या फिर एक 10 साल के स्पैन में जितने नंबर ऑफ पीपल ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे। एंड ये जो लोग हैं ये नेगेटिवली भी ऐड हो सकते हैं, उसे भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे, बट वहाँ पे साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। It is obtained by simply subtracting the earlier population from the later population. It is referred to as the absolute increase. Absolute increase देख सकते हैं आप, जैसे कि 1951 में पॉपुलेशन 100 थी एंड 2011 में पॉपुलेशन 200 हो गई है। पॉपुलेशन चेंज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट नंबर्स में निकालने के लिए हम जो लेटर ईयर की पॉपुलेशन है यानी कि 200, इसको हम अर्लियर ईयर की पॉपुलेशन यानी कि 100 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 100 हमें देखने को मिल जाएगी। वही हमने कंट्री बी का एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमें पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज देखने को मिली थी। पहले तो वहाँ पॉपुलेशन 200 थी, ओके, एंड देन वहाँ पे पॉपुलेशन 100 हो जाती है। हमें माइनस करना है पॉपुलेशन लेटर ईयर की पॉपुलेशन में से अर्लियर ईयर की पॉपुलेशन को, यानी कि -100। सॉरी, यानी कि हमें 100 में से 200 को माइनस करना है।
अगर हम 100 में से 200 को माइनस करेंगे सो ये माइनस का 100 निकलेगा। मतलब कि पॉपुलेशन चेंज तो हुई है बट नेगेटिवली हुई है। एंड एब्सोल्यूट नंबर्स में हम सिंपली सब्सट्रैक्ट करके पॉपुलेशन चेंज को निकाल सकते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि एक साल में कितनी पॉपुलेशन परसेंटेज बेस पे इंक्रीज हुई है। द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज़ स्टडीड परसेंट पर एनम। मतलब कि आप जो भी ग्रोथ निकालेंगे परसेंटेज वाइज, उस ग्रोथ को अगर आप लिखेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ परसेंट पर एनम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कंट्री में 2% ग्रोथ हुई है तो इसको आप लिखेंगे 2% पर एनम। ओके, एंड 2% पर एनम ये एनुअल ग्रोथ रेट है उस पर्टिकुलर कंट्री की। For example, a rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2 persons for every 100 persons। यानी कि हर एक 100 इंसान पे 2 इंसान और जुड़े हैं। This is referred to as the annual growth rate। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी रही है। 1951 में टोटल पॉपुलेशन थी 361.0 मिलियन। एंड पिछले साल के कंपैरिजन में टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज यानी कि नंबर्स में जितने लोग जुड़े थे वो थे 42.43 मिलियन और एनुअल ग्रोथ रेट 1.25। एंड ये एनुअल ग्रोथ रेट हम निकालते कैसे हैं, इसके लिए आपको जो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द डिकेड यानी कि जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन चेंज है नंबर्स में, उसको आप आपके उस साल की पॉपुलेशन कितनी है वो एंड देन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एनुअल ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। यहाँ इस केस में एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द डिकेड 42.43 मिलियन है। एंड 42.43 मिलियन हम ऊपर रखेंगे, नीचे हम 361.0 मिलियन, क्योंकि ये उस ईयर की टोटल पॉपुलेशन है। एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपकी एनुअल ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। यानी कि जितने लोग बढ़े हैं उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एनुअल ग्रोथ रेट निकल के आ जाती है। 2011 में एनुअल ग्रोथ रेट 1.64%। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम देखें 1951 में सो इंडिया की पॉपुलेशन 361 मिलियन थी एंड वहीं 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन हो गई। मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन स्टेडीली इंक्रीज़ कर रही है। From 1951 to 1981, the annual growth rate of population growth was steadily increasing। यानी कि 1951 से 1981 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही थी। इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ हुई। लाइक 1951 में पॉपुलेशन 361 मिलियन थी, वही 1981 में अप्रॉक्सीमेट डबल 683 मिलियन हो गई। बट वहीं 1981 के बाद में जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है इसमें हमें बदलाव देखने को मिला। जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि इस टाइम पे जो बर्थ रेट्स हैं वो डिक्लाइन हो रही थी। बर्थ रेट्स डिक्लाइन होने के पीछे रीज़न था कि इंडिया में लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही थी। लोग फैमिली प्लानिंग के जैसे इश्यूज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। एंड इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाल दी थी इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। Still, 182 million people were added to the total population in the 1990s alone, an annual addition larger than ever before। बट फिर भी इंडिया में 1981 के बाद 182 मिलियन पीपल जो है वो टोटल पॉपुलेशन में ऐड हो गए।
वो इस वजह से कि एक पर्टिकुलर इंडिया जैसी कंट्री में 1% भी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन हम कंसिडर करते हैं, अगर 1 बिलियन में 1% भी इंक्रीज़ हुआ है, 1% इंक्रीज़ हुआ है यानी कि 1 करोड़ लोग जो है वो बढ़े हैं, 1 करोड़ लोग बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली एक लार्ज अमाउंट जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन में ऐड हो गया है। और 1 करोड़ लोग की जनसंख्या कम नहीं होती। बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन भी 1 करोड़ से कम है। सो इंडिया में एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को ऐड कर देता है। और यही हम पढ़ने वाले हैं। It is essential to realize that India has a very large population. When a low annual rate is applied to very large population, it yields a large absolute increase. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से अगर हमें थोड़ी सी भी ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो एब्सोल्यूट इंक्रीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being एडेड बिकम वेरी लार्ज. यानी कि इंडिया में बिलियंस में पॉपुलेशन है, तो अगर एक छोटा सा भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा तो हमारी इंडिया के एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. India's annual increase in population is large enough to neutralize efforts to conserve the resource endowment and environment. हम इंडिया के लोगों ने हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. बट ये जो स्टेप्स हैं ये इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी इनका कोई इफ़ेक्ट पड़ता ही नहीं है हमारे एनवायरनमेंट पे. The declining trend of growth rate is indeed a positive indicator of efforts of birth control. बट फिर भी हमें जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है ग्रोथ रेट का, वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है. Despite that, the total additions to the population base continue to grow, and India has overtaken China in 2023 to become the most populous country in the world. बट फिर भी 2023 में इंडिया वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री उभर के आ चुका है. चाइना को भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1951 टू 2011. 1907 से 1981 यानी कि 1980s के डिकेड में, नहीं 1961 से 1971 यानी कि 1970s के डिकेड में हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है. दैट इज़ 24.8%. एंड रिसेंटली काफ़ी डिक्लाइन हो गई है, दैट इज़ 17.64%. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिंस ईयर्स. 1900 में 238.40 मिलियन थी एंड वही 2011 में 1.21 बिलियन हो गई. सो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ने कितनी जल्दी ग्रोथ पकड़ी है हमारे इंडिया की ने. अब हम देखते हैं प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज स्लैश ग्रोथ. देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन: बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन. हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, एंड वो है बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन. द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन चेंज देखते हैं, नेचुरल इंक्रीज देखने की कोशिश करते हैं, तो हम वो बर्थ रेट को माइनस करके डेथ रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वही हम एक्चुअल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन देखें या फिर इंड्यूस्ड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन देखें तो वो हो जाता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन, यानी कि कितने लोग हमारी कंट्री में आए हैं, माइनस आउट माइग्रेशन, यानी कितने लोग हमारी कंट्री को छोड़ के चले गए हैं.
यहाँ से निकलती है हमारे इंडिया की एग्जैक्ट या फिर एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला कंपोनेंट है बर्थ रेट। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पर्सनस इन अ ईयर। इसको आप क्रूड बर्थ रेट भी बोलते हैं एंड ये कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पर्सनस इन अ ईयर, यानी कि एक साल में प्रति 1000 बच्चे पे कितने बच्चे ज़िंदा बचे हैं, यानी कि टोटल लिव बर्थ्स अपॉन अपॉन टोटल बर्थ्स इनटू 1000, यानी कि कितने बच्चे ज़िंदा बचे हैं, कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्रूड बर्थ रेट निकल के आ जाती है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। इंडिया में पॉपुलेशन चेंज का ये मेजर कंपोनेंट है बिकॉज इंडिया में बर्थ रेट्स हमेशा से ही डेथ रेट से ज़्यादा रही है। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट इज़ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सनस इन अ ईयर। सेम क्रूड डेथ रेट एंड ये भी क्रूड बर्थ रेट की तरह ही निकलती है। The main cause of the rate of growth of the Indian population has been the rapid decline in death rates. इंडिया की पॉपुलेशन का इतनी फटाफट से इंक्रीज़ होने के पीछे रीज़न ये है कि इंडिया में सैनिटेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। इस वजह से डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है एंड बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से अगर डेथ रेट कम होगी, बर्थ रेट ज़्यादा होगी, तो पॉपुलेशन हमारे इंडिया की तो बढ़ेगी। 1981 तक हमारे इंडिया में बर्थ रेट्स भी हाई थी एंड डेथ रेट्स भी हाई थी। बर्थ रेट्स तो हाई थी बट डेथ रेट कम थी 1951 से 1980 तक तो ओके। बट 1951 से पहले जो 1920s का जो डिकेड है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ने नेगेटिवली ग्रो किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी पैंडमिक्स एंड एपिडेमिक्स हमें देखने को मिली थी। हम बात कर रहे हैं 1980 तक, तो 1980 तक जो है बर्थ रेट्स तो हाई थी बट डेथ रेट्स जो है वो डिक्लाइन होती जा रही थी। इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। बट 1981 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट होने लगी, लोगों ने अपने नंबर ऑफ चाइल्ड्स यील्ड करना कम किया एंड डेथ रेट भी कम थी, बर्थ रेट भी कम थी। इस वजह से हमें इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट एंड थर्ड मेजर कंपोनेंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन का सीधा सा मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है ए, एक पर्टिकुलर एरिया है बी, यहाँ से कोई इंसान बी में चला गया, तो यहाँ से कोई इंसान जो बी में गया है उसने माइग्रेट किया है। ओके, माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है एंड इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनल में विद इन द कंट्री, यानी कि ये ए कंट्री में एक कोई इंसान यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ चला जाता, तो ये इंटरनल माइग्रेशन था। एंड ए से जो बी में गया है ये एक इंटरनेशनल माइग्रेशन है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन साइज़ को चेंज नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ से कोई इंसान यहाँ गया है तो कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हमें चेंज देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर कोई इंसान एमपी में था एंड ये यहाँ से माइग्रेट हो गया राजस्थान में, यानी कि -1 एंड हेयर +1, सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें चेंज देखने को मिल ही जाएगा इंटरनल माइग्रेशन की वजह से, बट हमें ओवरऑल साइज पे कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट वही इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो कंट्री की ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन में इफ़ेक्ट डालता है। माइग्रेशन होने के पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं, दैट आर पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर सिटी के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे फीचर्स जिस वजह से वो सिटी लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाती है। जैसे कि अगर कोई भी एक इंसान है, वो एक ऐसी सिटी में रह रहा है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी है,
वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कोई इंसान उस पर्टिकुलर सिटी में रहना ही क्यों चाहेगा। बट वहीं एक दूसरी सिटी है जहाँ पे हमें इससे अलग सिचुएशंस देखने को मिलती है। वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर इंसान ए से माइग्रेट करना चाहेगा बी तक। क्यों? क्योंकि ए ने उसको पुश किया है बी की तरफ, बी ने उसको पुल किया है अट्रैक्टिव फीचर्स होने की वजह से, एंड ए ने उसको पुश किया है लेस अट्रैक्टिव फीचर्स होने की वजह से। पुश का मतलब धक्का देना, यानी कि कोई सी भी पर्टिकुलर सिटी जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली लोग वहाँ से माइग्रेट करके उस सिटी की तरफ जाएंगे जो कि अट्रैक्टिव है एंड वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो जिस सिटी ने अट्रैक्ट किया है वहाँ पे काम करते हैं पुल फैक्टर्स, एंड जिस सिटी से वो माइग्रेट होके गया है वहाँ काम करते हैं पुश फैक्टर्स। In India, most migrations have been from rural to urban areas because of the push factor in rural areas। यानी कि रूरल एरियाज़ में आपको पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, इस वजह से लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। Pull factors of the city in terms of increased employment opportunities and better living conditions. Migration is an important determinant of population change. It changes not only the population size but also population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि माइग्रेशन जो है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन साइज़ या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज नहीं करता, बल्कि ये चेंज करता है पॉपुलेशन कंपोजिशन को। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के लोग रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एज वाइज देखें तो जो लोग अपनी अडल्ट एज में हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ओर आकर्षित होंगे एंड वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर जाएंगे। सो इस वजह से जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन रहेगी। सो इस वजह से जो रूरल एरियाज़ है वहाँ की पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन कंपोजिशन से। एंड सेक्स कंपोजिशन इस वजह से क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में हमें ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर मेल्स ही माइग्रेट करते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। कोई भी लड़का जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ तक इजीली माइग्रेट हो पाता है, बट वहीं सोसाइटल डिफरेंसेस की वजह से फीमेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ माइग्रेशन की नहीं दी जाती। अब हम देखते हैं इंक्रीज़ इन अर्बन पॉपुलेशन। The urban population has increased from 17.29% of total population in 1951 to 31.80% in 2011। पुल फैक्टर्स की वजह से अर्बन पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे 1951 में अर्बन एरियाज़ में 17.29% लोग ही रहते थे, बट वहीं 31.80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लोग अब सिटीज़ में रहने लगे हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। यानी कि हमारे इंडिया में मिलियन प्लस सिटीज़, यानी कि एक पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, तो उन सिटीज़ में भी हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिलता है। लाइक 2001 में 35 मिलियन प्लस सिटीज़ थी, वहीं 2011 में हमें 53 मिलियन प्लस सिटीज़ देखने को मिलती है, एंड 2023 में 59 मिलियन प्लस सिटीज़ थी। अब हम देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का एक मेजर कंपोनेंट, दैट इज़ adolescent population। The most significant feature of Indian population is size of its adolescent people। इंडिया की पॉपुलेशन का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है कि इंडिया में कितने अडोलेसेंस के लोग या कितने टीनेज के लोग रह रहे हैं। इट कंस्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में हर 5 में से एक बंदा अडोलेसेंस में है अपनी।
Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 years, यानी कि 10 से 19 साल का बच्चा अडोलेसेंट पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है. एंड ये इंडियन पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट फीचर इस वजह से है क्योंकि ये हमारी फ्यूचर पॉपुलेशन होने वाली है एंड ये हमारी फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर. Nutrition requirements of adolescents are higher than those of normal child or adult. एक जो adolescence में रहते हैं, लाइक आप सब लोग अपनी adolescence में है एंड आपके इस टाइम पे बहुत इच्छा करती है बहुत ज़्यादा खाना खाने की, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं हार्मोनल चेंजेस एंड इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड टेस्ट करने की इच्छा होती है. एंड टेस्ट को अगर हम साइड में रख के देखें तो न्यूट्रिशंस को, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी में आपको डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस भी कॉज हो जाती है. एंड स्टंटेड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ भी आपकी कम हो जाती है. बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू अडोलेसेंट्स इज़ इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स. इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है एंड इसी वजह से इंडिया की पूरी अडोलेसेंट पॉपुलेशन को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता है. अ लार्ज नंबर ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम अनीमिया. गर्ल्स ही अनीमिया से इस वजह से सफ़र करती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्ल्स बहुत ज़्यादा ब्लड रिलीज़ कर देती है एंड इसी वजह से उन एंड न्यूट्रिशनल फूड की कमी होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी फूड की कमी होने की आयरन डेफिशिएंट फूड होने की वजह से उनकी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है एंड वो अनीमिया जैसी डिजीज़ेस को सफ़र करती है. देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड adequate attention in the process of development. The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. एंड ये जो पॉपुलेशंस है इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है इतना. हमें हमारे इंडिया में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड लोगों को लिटरेट और एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हम हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन, हमारी फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की ग्रोथ को एनहेंस कर पाएँ. नॉट ओनली पॉपुलेशन ग्रोथ बट ऑल्सो क्वालिटेटिव ग्रोथ विच एनहेंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और कंट्री. अब हम देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था एंड ये कॉम्प्रिहेंसिवली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था. इसमें लोगों को अवेयर किया गया कि लोग अपनी फैमिली को प्लान करें, लोग नंबर ऑफ चाइल्ड्स को कंट्रोल करें ताकि हम इंडिविजुअल हेल्थ पे ध्यान दे पाएँ एंड वेलफेयर स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ. The Family Welfare Program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. अब एक और पॉलिसी द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में आई थी एंड ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए 14 साल के बच्चों तक को, यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी प्राइमरी एजुकेशन तो मिल ही जाए. एंड मोर्टेलिटी रेट को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते वक्त या फिर जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, उस रेट को, उस मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना 30% पर 1000 लिव बर्थ्स, यानी कि 1000 बच्चे जो हो रहे हैं उनमें से 30 या उससे कम बच्चे ही, उससे कम इन्फेंट्स की ही डेथ हो. अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़. जो चिल्ड्रन हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना एंड वैक्सीन्स प्रोवाइड करना वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए. प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स,
यानी कि गर्ल्स की टीन्स में नहीं बल्कि लेट टीन्स में 18+ की एज में शादी करवाना, इसको प्रमोट किया गया। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, एंड इसी वजह से ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसे हम फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम कह सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपकी सिर्फ एक ही डू यू नो पॉइंट है, एंड वो ये है कि ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज दैन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश एंड जापान ही ऐसी कंट्रीज़ है जिसकी इंडिया से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू गाइज enjoyed इट, एंड डोंट forget टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।